हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज का हमारा विषय है फिशर इन एनो, जिसे हम परिकर्दिका कहते हैं। आज हम सीखेंगे फिशर को कैसे हम बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। फिशर दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। फिशर में ये चार चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। सबसे पहले हमें बहुत दर्द होता है, बहुत जलन होती है, थोड़ा बहुत खुजली होती है और थोड़ा बहुत हमारे मलद्वार से खून आता है। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारी एनल कैनाल है। एनल कैनाल में ये डेंटेड लाइन दिख रही है। डेंटेड लाइन के बीच जो नीचे होता है हिस्सा, जो कि सबक्यूट, जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है, इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है, एक लंबा लंबा टीयर लग जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें आपको ये हमारे मलद्वार पे नीचे की तरफ यहाँ पे एक चीरा लग जाता है, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल कट कहते हैं और इसी को हम फिशर कहते हैं। फिशर में यदि अभी अभी एकदम ताज़ा ताज़ा कट लगा है, यानी आज ही हम लेटरिन गए, हमने देखा कि हमारे मलद्वार में थोड़ा बहुत खून आया और हमें दर्द हो रहा है, तो देखें जो वो कंडीशन होगी वो आपकी एक्यूट कंडीशन होगी। अगर एक्यूट फिशर का सही से इलाज नहीं किया गया तो ये क्रोनिक में बदल जाता है। एक्यूट और क्रोनिक में क्या अंतर होता है? एक्यूट में क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल कट लगता है और जो ये अल्सर बनता है, इसके जो चारों तरफ की दीवार, जो मार्जिन्स होती हैं, उस पर ज़्यादा इंड्यूरेशन नहीं होता है। यानी वहाँ पे ये जो कट होता है वो शैलो टाइप का होता है। कैसा होता है? शैलो टाइप का कट होता है। शैलो यानी छिछला टाइप का होता है, ज़्यादा गड्ढा नहीं होता, ज़्यादा इसमें डेप्थ नहीं होती है। लेकिन जब क्रोनिक फिशर बन जाता है तो इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ स्किन टैग बनता है और ऊपर की तरफ हाइपरट्रॉफाइड पैपिला बनता है। नीचे क्या बनता है? स्किन टैग, और इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफाइड पैपिला। ठीक है, और ये हमारा फिशर है। तो एक्यूट में चार सिम्टम बहुत कॉमन होती हैं। पेशेंट जब हमारे पास आता है तो सबसे पहले यही कंप्लेन करता है, डॉक्टर हमें बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, दर्द इतना तेज हो रहा है कि सहा नहीं जा रहा है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं सही से। तो वो होता है एक्यूट, जो एक्यूट फिशर का दर्द है। जलन हो रही है, और देखिए दर्द और भी मलद्वार की बीमारी में होता है, लेकिन जो फिशर का दर्द होता है वो काफ़ी तेज होता है, शार्प शूटिंग टाइप का होता है। ऐसा लगता है कोई कैंची से काट रहा हो स्किन को, या कर्तन मत पीड़ा आयुर्वेद में इसका वर्णन है। तो ये होता है दर्द फिशर का। पाइल्स, इंटरनल पाइल्स में दर्द नहीं होता है, एक्सटर्नल पाइल्स में। और इंटरनल पाइल्स में दर्द तभी होता है जब वो थ्रोम्बोज पाइल मास में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसमें खून के थक्के फंस जाते हैं। दर्द हमारे मलद्वार में और एक जगह होती है, जैसे हमें बगंदर हो गया है, वहाँ पे एब्सेस बन गया है, यानी कैविटी हो गई, वहाँ पे पस रुक गया है, वहाँ भी दर्द होता है। लेकिन वहाँ का जो दर्द होता है वो थ्रॉबिंग टाइप का होता है, यानी टपकन जैसा दर्द होता है। फिशर में जो दर्द होगा वो शार्प शूटिंग टाइप का होगा, जलन होगी मलद्वार में। फिशर ही एक ऐसी बीमारी है जिसमें जलन ज़्यादा होती है। एक प्रोक्टाइटिस भी होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत जलन होती है, लेकिन फिशर में जलन ज़्यादा होती है। खुजली होती है। खुजली पेशेंट को बहुत कम मात्रा में होती है। खुजली एक बीमारी में और होती है मलद्वार में, फंगल इन्फेक्शन में भी खुजली होती है और खून आता है। खून जो इसमें आता है फिशर में वो कम मात्रा में आता है, जबकि पाइल्स में ज़्यादा मात्रा में आता है। ये तो हो गया हमने कैसे हम डायग्नोसिस बनाएंगे कि हमें पाइल्स है या फिशर है तो कौन सा फिशर है, एक्यूट है, क्रोनिक है। मेन है हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में डाइट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, खाना। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, देखिए खाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे वीडियोस हम खाने पे बना चुके हैं कि फिशर के पेशेंट को कौन सा खाना खाना चाहिए। बहुत लंबा टॉपिक बनाया है इस पर, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। खाने में हमें कौन सा खाना खाना है, थोड़ा सा मैं बता दूं। अगर हम ऐसा खाना खाएं जो हमारा मल, यानी मल अगर हार्ड आएगा, HARD, अगर हार्ड आएगा तो हमारे अगर शरीर से हार्ड मल निकलेगा तो हमारे मल द्वार पे प्रेशर पड़ेगा, फोर्स पड़ेगा, जिसकी वजह से फिशर का जो कट है यानी जो अल्सर है वो और बढ़ेगा और दर्द होगा। यानी हमारा जो खाना होना चाहिए वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल रुई जैसा खाना होना चाहिए, ताकि जब हम मल त्याग के ले जाएं तो आसानी से वो मल हमारे शरीर से पास हो जाए, हमारे जो घाव हुआ है उस पर ज़्यादा ठोकर ना लगे, उस पर फ्रिक्शन ना हो, ताकि ये दर्द ना बढ़े। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है खाना, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वही हमारे शरीर से बाहर आता है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो फिशर होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। दूसरा है सिट्स बाथ, यानी हल्के गुनगुने पानी में या तो फिटकी डालकर, या आप इस फिटका भस्म डालकर, या कुछ लोग और भी कुछ सोल्यूशंस यूज करते हैं, बैठ के सिकाई कर सकते हैं। सिकाई से क्या फ़ायदा होता है, जो हमारे मलद्वार के आसपास स्फिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जब हम गुनगुने पानी में बैठते हैं तो स्फिंक्टर्स थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं,
क्योंकि हमने देखा है कि फिशर में जो स्पाज्म होता है बिकॉज ऑफ स्फिंक्टर, यहाँ पे उसकी वजह से पेन बढ़ जाता है, दर्द बढ़ जाता है। तो हल्के गुनगुने पानी में आप सिकाई करिए। जब भी मल त्याग जाइए उससे पहले हल्का सा जात्यादि तेल मलद्वार में पुश करिए। इन सब पे अलग अलग हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं और बहुत डिटेल में बनाया है कि जात्यादि तेल अगर हम एक सिरिंज में, जैसे हम एक डिस्पो सिरिंज लेते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, हमने क्या किया, ये जात्यादि तेल लिया सिरिंज में और लैट्रिन रास्ते में हल्का सा ऐसे पुश कर दिया, बाहर से ही पुश किया, तो ताकि जब ये तेल अंदर जाएगा तो पूरी हमारी एनल कैनाल को चारों तरफ से ये क्या कर देगा, वहाँ पे एक लेयर बना देगा, इसको लुब्रिकेट कर देगा, मल को भी चारों तरफ से लुब्रिकेट कर देगा। जैसे हम मल त्याग के लिए जाएंगे हमारा मल फिसल के बाहर चला जाएगा और हमारे जो अल्सर है यानी जो फिशर है उस पर चोट नहीं लगेगी, वहाँ पे ठोकर नहीं लगेगी और हमारा ये फिशर धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। तो पहला नियम है खाना, दूसरा है सिट्स बाथ, तीसरा है जात्यादि तेल, चौथा है मसाज। क्या होता है जब फिशर थोड़ा सा ज़्यादा पेन करने लगता है तो जो हमारे स्फिंक्टर्स होते हैं वो उसमें स्पाज्म शुरू हो जाता है, ठीक है, स्पाज्म, क्योंकि इंटरनल स्फिंक्टर लगभग 85%, कितना 85% और एक्सटर्नल स्फिंक्टर 15% एनल टोन को मेंटेन करने में भाग लेते हैं। जब इसमें ज़्यादा स्पाज्म आएगा तो हमारी एनल कैनाल की जो ल्यूमेन है वो ज़्यादा कम हो जाएगी। तो जो हमारा मल है वो सोचिए जो चीज़ इतने बड़े ओपनिंग से बाहर आ रहा था अगर वो इतना हो जाएगा तो कैसे बाहर आ गया। तो हमने देखा है कि हम जब धीरे धीरे अपने मलद्वार के आसपास थोड़ा सा मसाज करते हैं तो हमारे स्फिंक्टर जो होते हैं वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाते हैं, जो मलद्वार हमारा सिकुड़ जाता है वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है और मल हमारा आसानी से पास हो जाता है। अगर इन चारों चीज़ों से नहीं ठीक हो रहा है हमारा फिशर तो हम लास्ट में औषधि यानी दवा का प्रयोग करते हैं। औषधियों में जैसे आपका हम लोग यूज करते हैं कंकायनवटी, अभयारिष्ट, अभयारिष्ट, दंत्यारिष्टम, तक्रारिष्टम या अर्श कुठार रस, या और भी जो ब्रांडेड आजकल मार्केट में औषधियाँ आ रही हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनोरेक्टल से रिलेटेड डिजीज में दवाइयाँ बना रही हैं। उसमें से कोई भी एक दो दवाइयाँ हम लोग चूज कर लेते हैं, उससे ठीक हो सकता है। इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों पे वीडियो बना चुके हैं और बता भी चुके हैं, अलग अलग भी बनाया है कि कैसे खाना आपका फिशर को ठीक करने में हेल्प करेगा, कैसे सिट्स बाथ आपका फिशर ठीक करने में हेल्प करेगा, कैसे मसाज करने से फिशर ठीक होता है, कैसे औषधियाँ खाने से फिशर ठीक होती हैं, कैसे जात्यादि तेल डालें कि हमारा फिशर ठीक हो जाए, और एक्सरसाइज। इस पे कोई फोकस नहीं करता। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मलद्वार में बीमारी ना होने दे। जब भी हम लोग लग्जरियस लाइफ जीते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं या एक जगह खड़े रहते हैं, अगर हम एक जगह कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो फ्लो करता है, लेकिन मलद्वार के आसपास का ब्लड फ्लो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम होने की वजह से वहाँ पे रिलेटिव इश्कीमिया यानी वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होने से ब्लड के जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारी उन सेल्स को नहीं मिल पाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। तो हमने देखा है कि जो लोग ज़्यादा बैठते हैं, जो एक जगह खड़े रहते हैं, जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो लोग हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, उन लोगों को फिशर जल्दी हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि रेगुलर बेसिस पे हल्के फुल्के एक्सरसाइज करते रहें, योगा करें, प्राणायाम करें, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक यानी तेज़ी से चलें, खाना खाने के बाद थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक इस टाइप का करें, तो आप देखते हैं कि फिशर धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। अगर फिशर नहीं ठीक हो रहा है, अगर मान लेते हैं उसमें स्किन टैग हो गया है या वहाँ पे हाइपरट्रोफाइड पैपिला बन गए हैं, तो यानी वो क्रोनिक फिशर में कन्वर्ट हो गया है, तो इसमें बहुत सारी ऑप्शन होते हैं, सर्जिकल ऑप्शन हैं, जैसे आप वहाँ पे लेजर थेरेपी कर सकते हैं, आप वहाँ पे लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरटॉमी करवा सकते हैं, या छारसूत्र एप्लीकेशन के द्वारा भी फिशर को ठीक किया जा सकता है। तो अपने एरिया में जो सबसे बेस्ट सर्जन हैं, जितने भी भारतवर्ष में गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे एनोरेक्टल सर्जन्स होते हैं, आप जाइए वहाँ पे दिखाइए। अगर डॉक्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको भाई क्रोनिक फिशर है, तो एक बार जो भी सर्जिकल इसका प्रोसीजर बेस्ट हो आप उनसे राय लेकर इसका इलाज कराइए, ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। और दोबारा ना बने इसके लिए आप अच्छा खाना खाइए, थोड़ा बहुत जात्यादि तेल का प्रयोग कर सकते हैं, एक्सरसाइज करिए और हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए। फिशर जल्दी दोबारा नहीं बनता किसी को। थैंक यू।